गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इंडिया और चाइना कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग करेंगे। दरअसल में पिछले कुछ दिनों से हमने डिस्कशन जैसे किया है, तो जो डेप्सांग और डेमचौक है, यहाँ पर जो डिसएंगेजमेंट है वो ऐसा बताया जा रहा है कि 29 ऑफ अक्टूबर तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एंड उसके साथ ही जो दोनों के द्वारा कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग है ना, वो यहाँ पे हमें स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी। एंड ये जो पेट्रोलिंग होगी ये इस तरह से स्पेस आउट करी जाएगी ताकि दोनों देशों की जो दोनों साइड्स हैं बेसिकली, उनके बीच में कोई भी फेस ऑफ ना हो। इसके साथ ही साथ ऑफिशियल्स ने यह भी बताया है कि जो चाइनीज पेट्रोल्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा अरुणाचल प्रदेश के यांगसे के अंदर, जैसा कि पहले किया जाता था। इसके साथ ही आप नोटिस कर पाओगे हमारी जो इंडियन आर्मी है अब वो पेट्रोल कर पाएगी आपके पेट्रोलिंग एरिया या पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 पॉइंट्स इन द डेप्सांग एरिया। लास्ट टाइम हमें इस एरिया का एक्सेस जो मिला था वो जनवरी 2020 में मिला था, तो अच्छी बात है कि यहाँ पर अब हम पेट्रोल यहाँ पे कर पाएंगे। आर्मी के जो पर्सनल्स है ना या आर्मी के सोर्सेज है उसके द्वारा ये भी बताया गया है कि यहाँ पर कोई क्विड प्रो क्यो नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि हमने एक जगह डिसएंगेजमेंट कर दिया तो किसी दूसरी जगह के ऊपर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया हो, ऐसा नहीं है। हालांकि बहुत सारे आर्मी वेटरन्स का ही ये कहना है कि अभी अनक्लियर है कि क्या बफर जोन्स जो हैं वो कंटिन्यू होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ था 2020 से ही ना कुछ बफर जोन यहाँ पे बन गए थे ईस्टर्न लद्दाख के अंदर। क्या वो अबॉलिश हो जाएंगे, क्या वो खत्म हो जाएंगे या कंटिन्यू करेंगे, इसके रिगार्डिंग अभी भी कंप्लीट क्लैरिटी हमें नहीं है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, डेट है आज की 26 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू जीबी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। पहली बात तो आप समझो कि आखिर ये न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के माध्यम से पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक इसका बर्थ हुआ है। ठीक है, कहां पर? जैसलमेर राजस्थान के अंदर। एक्चुअल में क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है ना वो काफी नीचे जाती हुई हमें देखने को मिली है पिछले कुछ समय के अंदर। एंड आप नोटिस करोगे आईयूसीएन के अंदर इनका जो स्टेटस है ना जिबी का, दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट जिबी बन जाता है, तो इस वजह से हमारी कोशिश ये है कि कैसे इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाए एंड उसी में एक पर्टिकुलर स्टेप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ एक फैक्टर्स या कुछ एक चीजें आपको जीबी के बारे में पता होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये ग्रासलैंड स्पीशी है, ठीक है, और ये आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपको एंडेमिक देखने को मिल जाएगी। मेजरली इसकी जो पॉपुलेशन ना आपको नो राजस्थान और गुजरात यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि कुछ एक पॉपुलेशन आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इन रीजन में भी देखने को मिल जाएगी, इवन मध्य प्रदेश में भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी, पर मेजर जो है ना वो आपको राजस्थान और गुजरात में ही देखने को मिल जाती है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ ना तो आप लोगों ने डेजर्ट नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, ये आपका राजस्थान के अंदर है। यहाँ पर आपको अच्छी खासी पॉपुलेशन इसकी देखने को मिल जाती है। इवन राजस्थान का जो स्टेट बर्ड है वो और कोई नहीं, वो आपका जिबी ही है, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करें दिस इज अ की इंडिकेटर स्पीशीज। किस तरह से? देखो, जो ग्रासलैंड हैबिटेट है ना वहां पर अगर आपको जिबी की पॉपुलेशन अच्छी खासी देखने को मिलती है, इट क्लियरली शोज कि वहां पे जो इकोसिस्टम है ना वो अच्छा वर्क कर रहा है। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे इनके हेड के ऊपर आपको एक ब्लैक कलर का आपको क्राउन देखने को मिल जाएगा। मेल्स के ऊपर जो होता है ना ये जो क्राउन होता है थोड़ा ज्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है। ओमनीवोरस होते हैं दोनों प्लांट्स और आपके जो, ठीक है, बाकी और उस पे फीड करते हैं आपके इंसेक्ट्स वगैरह के ऊपर। आप नोटिस कर पाओगे ग्रास हॉपर्स, बीटल्स, इन सबको, इवन स्मॉल रोडेंट्स, रेप्टाइल्स, उनको भी कहीं ना कहीं ओकेजनली ये फीड कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया इनका आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 के अंतर्गत आते हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हमारी सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनकी कंजर्वेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2013 में स्टार्ट किया गया था नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान। इसके साथ ही साथ 2016 के अंदर राजस्थान की सरकार ने और हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने मिलकर यहाँ पे 2016 के अंदर बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट यहाँ पे स्टार्ट किया। आप लोगों ने ना कैंपा फंड्स के बारे में जानते होंगे, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। होता क्या है ना कि कई बार मान लो किसी जगह पे आपने फॉरेस्ट काट करना पड़ा आपको, मान लो कुछ इंडस्ट्रीज लगानी थी, अब आपने फॉरेस्ट क्योंकि काटा है ना, फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया है, तो उसके बदले में आपको कुछ पैसा सरकार को जमा कराना पड़ता है ताकि सरकार किसी और जगह के ऊपर अच्छे से काम कर पाए, वहां पे फॉरेस्ट और बाकी चीजें कर पाए। जो पैसा आया कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड के अंदर, यहाँ पर उस प्रोजेक्ट को पैसा को इस्तेमाल किया गया बस्टर्ड आपके रिकवरी प्रोजेक्ट के अंदर। इसके साथ ही साथ 3 पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ
जिसमें आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पहली पार्टी, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दूसरी पार्टी एंड WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये तीसरी पार्टी, इन तीनों ने मिलकर 2018 में एक एग्रीमेंट साइन किया था, जिसके माध्यम से कोशिश ये करी गई थी कि कैसे जो भी आपके कैप्टिव जिबी है उनको हम वाइल्ड में हम यहाँ पे उनको रिलीज करें, प्लस एट द सेम टाइम कि कैसे ये जो प्रोग्राम है और अच्छे से इफेक्टिव रन हो पाए। इसके साथ ही आप नोटिस करोगे और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, ठीक है। फील्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स हो गया ताकि इनको ट्रैक किया जा पाए, पॉपुलेशन सर्वे किए जा पाए, ठीक है ना, क्या क्या चैलेंजेस इनको आते हैं वो देखे जा पाए। इवन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे रिकवरी प्रोग्राम भी इनका रन किया गया, उसी में आपका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मिल जाएगा, दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। उसी के माध्यम से यहाँ पर पहला बर्थ हमें होता हुआ देखने को मिल जाता है। तो ये सारे अलग अलग स्टेप्स हैं जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए थे। एक्चुअली में ना जिबी के रिगार्डिंग ना एक जो समस्या हमें और देखने को मिली है वो थी विद रिगार्ड्स टू ट्रांसमिशन लाइंस। कई बार ना एक्चुअली क्या होता है, जैसे आप नोटिस करोगे, जैसे ये जिबी है आपके सामने, तो कई बार उड़ते समय यहाँ पर जो भी आपकी पावर लाइंस होती हैं या ट्रांसपोर्टेशन लाइंस होती हैं, इवन रिन्यूएबल एनर्जी वाली जो आपकी लाइंस वगैरह होती है ना, उनके साथ भी कई बार ये टकरा जाती हैं, जिस वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो स्पेशली राजस्थान और कुछ और एरियाज के अंदर यहाँ पर ये जो पावर लाइंस है इनको अंडरग्राउंड यहाँ पे करा गया है ताकि इससे जिबी ना टकराए एंड उस वजह से उनकी पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट ना आए। आई होप ये जो पूरा टॉपिक था आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी टीम की तरफ से यहाँ पर जितने भी सारे यूपीएससी कोर्सेज हैं, चाहे वो 1 ईयर कोर्सेज हैं, 2 ईयर कोर्सेज हैं या 3 ईयर कोर्सेज हैं, उन सभी के ऊपर आपको अप टू 60% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आप अपने जो ड्रीम्स हैं, जो यूपीएससी की तैयारी है, उसको आप और अच्छे से कर सकते हो एंड डेफिनेटली इस दिवाली ऑफर्स को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारे जो अलग अलग आपके जो प्रोग्राम्स हैं उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इन लिंक्स पे क्लिक करके आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं आगे, सरदार पटेल्स 150th बर्थ एनिवर्सरी। एक्चुअली हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये बोला है कि जैसे अभी 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी का जन्म दिवस आने वाला है, ये इनका एक्चुअली में 149th बर्थ एनिवर्सरी होगी। अगले साल हम सरदार पटेल जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो दरअसल में इनके जो बर्थ एनिवर्सरी के कॉन्टेक्स्ट में हम 2 साल नेशन वाइड सेलिब्रेशंस करेंगे 2024 से लेकर 2026 तक। इस वजह से सरदार पटेल जी के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए। एक्चुअली सरदार पटेल जी का जन्म हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को इन नादियाड, गुजरात। ये भारत के पहले होम मिनिस्टर थे एंड साथ साथ भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलते हैं ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इनके तरह हम बात करें इनकी कुछ आइडियोलॉजी की, तो इनका विजन था एक भारत के अंदर एंड इवन जो हम बात करते हैं ना आज के समय के ऊपर सेल्फ रिलायंस या आत्मनिर्भर भारत, वो विजन भी इनके आपकी बातों में इनके देखने को मिल जाता है। इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी डेफिनेटली बोला जाता है। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करूँ ना, तो आप लोगों ने ना जब आप गांधीयन मूवमेंट आप पढ़ते हो हिस्ट्री के अंदर, तो आप लोग खेड़ा सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हो, है ना। खेड़ा सत्याग्रह में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो गुजरात के अंदर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था वहां पर किसानों के ऊपर काफी अत्याचार किया जाता था। इवन क्रॉप फेलियर हो गया या प्लेग के आउटब्रेक के बावजूद भी एक्सपेक्ट ये किया जाता था कि वो पूरा का पूरा टैक्स पे करे। उसके अगेंस्ट यहाँ पे गांधी जी के साथ साथ जो आपके सरदार पटेल जी थे उन्होंने काफी काम किया एंड उस बेसिस के ऊपर यहाँ पर वो फार्मर्स के लिए यहाँ पे लड़े। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप लोगों ने 1928 का बारडोली सत्याग्रह सुना होगा। बारडोली भी दरअसल में गुजरात के अंदर ही आपको एक जगह देखने को मिल जाएगी, सूरत के बिल्कुल पास में ही। यहाँ पर लैंड रेवेन्यू हाइक जो हुआ था ना, जो कि अपने आप में काफी अनजस्ट था, उसके अगेंस्ट यहाँ पे बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल जी ने अपनी आवाज उठाई। इतनी इंपॉर्टेंट ये बात थी क्योंकि जो महिलाएं थी ना बारडोली की, उन्होंने ही यहाँ पे सरदार पटेल जी को ये सरदार या लीडर का टाइटल यहाँ पे दिया। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे अल्कोहलिज्म के अगेंस्ट हो गया, अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन सब के अगेंस्ट यहाँ पे इन्होंने एक्सटेंसिवली काम किया एंड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी डेफिनेटली गुजरात के अंदर भी एंड गुजरात के बाकी और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में भी यहाँ पे उसके रिगार्डिंग आवाज उठाई। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 1931 के अंदर, जहां पर कराची सेशन हेल्ड हुआ एंड उसी कराची सेशन के अंदर ना जो गांधी एरविन पैक्ट था उसको एंडोर्स किया गया था। इसके साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर जो रेजोल्यूशंस थे वो भी पास किए गए थे। 1942 के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, वहां पर भी मासेस को मोबिलाइज करने के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। देखो डेफिनेटली प्री इंडिपेंडेंस इनका रोल इंपॉर्टेंट है, नो डाउट अबाउट इट, पर इंडिपेंडेंस के बाद इनका रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि देश भर में अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स होती थी लगभग 560 के आसपास, है ना। उनको इंटीग्रेट करना, उनको साथ मिलाना, उनको साथ जोड़ना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था
एंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल आया सरदार पटेल जी का, एंड साथ ही साथ जो वीपी मेनन जी थे, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ताकि इंटीग्रेशन हो पाए नियरली 560 प्रिंसली स्टेट्स का इंडिया के अंदर। इसके साथ में बात करें, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उनको एस्टेब्लिशमेंट करने का रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सरदार पटेल जी ने। इवन इनकी जो फेमस स्पीच आप लोगों ने सुनी भी होगी, दैट इज विद रिगार्ड्स टू कॉलिंग द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। इसके साथ ही साथ जो इतने सारे रिफ्यूजीज थे, जो पार्टीशन के बाद जो दिक्कत आई, उसको कैसे रीसेटल किया जाए, वो उन्होंने काम किया। एंड साथ ही साथ जो पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम है ना, उसको भी इन्होंने रिफॉर्म करने के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। लास्टली अगर मैं बात करूं तो आप जानते होंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में। यहाँ पर ये जो आपने पिक्चर नोटिस करी, ये दरअसल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही है। अगर हम इस स्टैच्यू की बात करें ना, तो दुनिया का सबसे टॉलेस्ट स्टैच्यू कौन सा है, वो दरअसल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही है। एंड स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक्चुअली इनको मतलब इसी स्टैच्यू को बोला जाता है। एंड इवन हम हर साल 31 अक्टूबर को ना नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। इवन अगर हम बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो एससीओ ने भी इस पर्टिकुलर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8 वंडर्स की कैटेगरी में यहाँ पे डाला था। तो ये बात भी हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। और इस पर्टिकुलर स्टैच्यू को इनॉग्रेट किया गया था 2018 के अंदर। अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे। देखो अभी रिसेंटली स्नो लेपर्ड डे को सेलिब्रेट किया गया। एक्चुअल में क्या था, 2013 के अंदर ना एक डिक्लेरेशन हुई थी जिसका नाम है बिश्केक डिक्लेरेशन, किर्गिस्तान के अंदर हुई थी। आपको स्नो लेपर्ड ना 12 देशों के अंदर देखने को मिलते हैं। ये है आपके सामने 12 देश, जिसमें आपका इंडिया भी आ जाता है, पाकिस्तान भी है, रशिया भी है, एंड कुछ और देश जैसे चाइना और बाकी देश आप देख पाओगे। तो 2013 के अंदर एक मीटिंग होती है जहां पर ये सारी 12 कंट्रीज यहाँ पे जुड़ती हैं एंड साथ में मिलकर प्रण लेती हैं कि हम कोशिश करेंगे कि स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को इंक्रीज करें। दैट वाज द फोकस। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे इन देशों के अंदर आपको स्नो लेपर्ड मिलेंगे, और स्नो लेपर्ड ना एक्चुअली खाते किसको हैं, ये आपके आइबेक्स और ब्लू शिप, ये इसके प्रे होते हैं। इनका भी जो एरिया है वो आपको यही कंट्रीज में आपको मोजली देखने को मिल जाएंगे, तो उसके साथ भी काफी हद तक ये अलाइन करते हैं। आप इसको नोटिस करोगे, हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल और लद्दाख का स्टेट एनिमल और कोई नहीं, वो आपका स्नो लेपर्ड ही है। इनको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। घोस्ट ऑफ द माउंटेन पता क्यों? क्योंकि देखो यार, अगर मान लो कोई एनिमल है और जो उस रीजन में जो रह रहा है, जो भी रीजन का बैकग्राउंड होगा, अगर उसके साथ वो सिमिलर दिखेगा तो इसको पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब क्योंकि स्नो लेपर्ड कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का थोड़ा होता है, इसको पहचानना, इसको ढूंढना ना स्नो के अंदर काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे ना कोई भूत है वहां पे, समझ रहे हो? ऐसे पता ही नहीं लगता कि यार ये स्नो लेपर्ड बैठा हुआ है। आप अगर उसके पास में जाओगे आपको दिखेगा ही नहीं शायद। ठीक है, इनकी एल्यूसिव नेचर और इनके कैमोफ्लेज होने की जो एबिलिटी होती है ना, कैमोफ्लेज का मतलब होता है कि आपने सराउंडिंग के साथ अपनी शेप को पूरा या अपने कलर को पूरी तरह से मैच कर दिया और आपको स्पॉट करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। तो ये अडेप्टेशन जो है ना इनके अंदर, इसीलिए इनको घोस्ट ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। बाकी देखो, जो अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कैट्स की, बिग कैट्स की अगर हम बात करें, तो वो रोर करती हैं, पर स्नो लेपर्ड्स रोर नहीं करते। इनफैक्ट ये इंपॉर्टेंट एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम शुफ करके मतलब इसको बोला जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये क्रैपस्कुलर होते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? देखो ये जो सुबह सुबह की बात है ना, अर्ली मॉर्निंग या शाम के वक्त, ठीक है ना, उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। मतलब जैसे हम बात करते हैं ना, कुछ आपके जानवर होते हैं वो दिन के समय एक्टिव होते हैं, कुछ रात के समय। ये एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग जब सनराइज हो रहा है और जब सनसेट हो रहा है, उस समय सबसे ज्यादा एक्टिव आपको देखने को मिल जाते हैं। इनको थोड़ा अकेले रहना ज्यादा पसंद है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें, यहाँ पर आपको इनका वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। एंड साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 और डब्ल्यूपी के अंदर आपको ये शेड्यूल 1 के अंतर्गत देखने को मिल जाते हैं। देखो, स्नो लेपर्ड का ना इकोलॉजिकल रोल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से? एक चीज आप नोटिस करो, जैसे मैंने आपको इनके प्रे की बात करी। अब प्रे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो इनका जो प्रे होता है, आइबेक्स और ब्लू शीप, उनको ये कंज्यूम करते हैं। इससे कहीं ना इनकी जो पॉपुलेशन है आइबेक्स और ब्लू शीप की, जिसको भराल के नाम से जानते हैं, उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है। उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल में रहेगी तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा ग्रेजिंग नहीं करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कि हर्बीवोर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के अंदर एंड ओवरऑल यहाँ पर वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के अंदर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग नहीं होती तो उससे सॉइल एरोजन नहीं होता। इसके अलावा प्लांट डाइवर्सिटी को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, एक तरह से बैलेंस्ड इकोसिस्टम बना रहता है। साथ में ही जिनको ये कंज्यूम करते हैं आइबेक्स और ब्लू शिप को, उनको बाद में वल्चर्स, वॉल्फ हो गया, ठीक है ना, ये सब आपके जो स्कैवेंजर्स है ना, वो इनको कंज्यूम कर लेते हैं। उससे कहीं ना कहीं जो फूड चेन है ना, वो इफेक्टिवली रन होती रहती है। लास्टली अगर मैं बात करूं तो ये इंडिकेटर स्पीशीज है। इंडिकेटर का मतलब होता है कि अगर जहां पर इनकी प्रेजेंस अच्छी खासी है ना, इट मींस कि वहां का इकोसिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से दे एक्ट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर स्पीशीज।
इसके अलावा अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाती है इनकी लद्दाख के अंदर। भारत में आज के समय लगभग 718 के करीब करीब स्नो लेपर्ड्स हैं, जिनमें से लगभग 60-65% तो आपको लद्दाख के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। इसीलिए लद्दाख के अंदर जो हेमिस नेशनल पार्क है ना, उसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो दीज वर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए थे। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज धमरा रिवर एंड भीतरकनिका नेशनल पार्क। अब हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले दिनों के अंदर साइक्लोन डाना के बारे में, राइट। एंड इस साइक्लोन के लैंडफॉल की वजह से ना एक्चुअली जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है और जो धमरा पोर्ट है, ये काफी ज्यादा न्यूज में आ चुके हैं। तो थोड़ा सा हमें इस लोकेशन को यहाँ पे समझना होगा। देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं ना उड़ीसा की, ये देखो ये वाला रीजन, ये है आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो उड़ीसा के अंदर आपको ये भीतरकनिका नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ये फॉर्म होता है आपका ब्राह्मणी, पैतरनी और धमरा रिवर्स के जो आपका जो डेल्टा ये फॉर्म होते हैं ना, वहां पर आपको ये भीतरकनिका नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। इंडिया में जो सबसे बड़ा मैनग्रोव इकोसिस्टम है वो तो है सुंदरबंस। सुंदरबंस के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है दैट इज आपका मैनग्रोव इकोसिस्टम, दैट इज आपका भीतरकनिका। प्लस यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे क्योंकि बे ऑफ बंगाल के ये बहुत पास है, उससे कहीं ना कहीं जो सॉल्ट है ना, उससे सॉइल काफी एनरिच यहाँ पे होती रहती है। ओडिशा के अंदर जो पहली रामसर साइड थी वो तो चिलिका लेक थी, दूसरी रामसर साइड आपको यहाँ पे भीतरकनिका आपको देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट फौना की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया में एक ही ऐसा स्टेट है जहां पर आपको घड़ियाल, आपको मगर और आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल देखने को मिलते हैं। ये और कोई नहीं, ये स्टेट आपका केवल एकमात्र आपका ओडिशा है। जैसे अगर हम बात करें घड़ियाल की, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड देखने को मिल जाएंगे। मगर की बात करें तो वल्नरेबल हो गया। एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल आपको लीस्ट कंसर्न स्टेटस देखने को मिल जाता है। ओडिशा के अंदर ही आपको ये सिर्फ तीनों की तीनों इकट्ठी देखने को मिल जाएंगी। तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल तो है ही है। उसके अलावा ऑलिव रिडली सी टर्टल, आप लोगों ने सुना होगा, इनकी जो मास नेस्टिंग होती है जिसको हम अरीबाड़ा के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए भीतरकनिका के बारे में। उसके साथ ही अगर मैं बात करूँ ना धमरा रिवर की, ये धमरा रिवर भी काफी अभी न्यूज में आ रही है। ये देखो ये रही आपकी धमरा रिवर। धमरा रिवर अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्राह्मणी, बैतरनी और धमरा यहाँ पे मिलती हैं, जैसे मैंने कहा भीतरकनिका नेशनल पार्क के पास में। एंड अकॉर्डिंगली ये बे ऑफ बंगाल के अंदर एम्प्टी कर जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन आप यहाँ पे और समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रही आपकी ऑलिव रिडली नेस्टिंग जो बीच है, ठीक है। मैंने जैसे आपका बात करी अरीबाड़ा की, वहीं आपको यहाँ पे गहीर माथा आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस आपको यहाँ पे देवी रिवर और आपको ऋषिकुल्या रिवर के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्टली अगर मैं बात करूँ, यहीं पर आपको धमरा रिवर के पास में आपको एक व्हीलर आइलैंड देखने को मिल जाएगा, जो कि डीआरडीओ की मिसाइल लॉन्च सेंटर है, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट लोकेशंस जो आपको यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीएम यशस्वी के बारे में। यशस्वी की एक बार आप फुल फॉर्म देख लीजिए। यशस्वी की फुल फॉर्म है यंग अचीवर स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा ये पर्टिकुलर स्कीम को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर ये स्कीम है क्या एंड इसके क्या क्या फायदे हैं। देखो एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, तो आप नोटिस करोगे जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गया, ठीक है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हो गया। एंड इवन इसके अलावा जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, दरअसल में जब मैं बात करता हूँ ना डी नोटिफाइड ट्राइब्स की, तो नॉर्मली उन ट्राइब्स को रेफर किया जाता है जो कि ब्रिटिश राज के समय ऐसा देखा गया था कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स हैं। हालांकि हमने उनको बाद में यहाँ पे हटा दिया इस क्लासिफिकेशन को, एंड उनको फिर डी नोटिफाइड ट्राइब हमने यहाँ पे दर्जा दे दिया। तो ये जो आपके ओबीसी, ईबीसी या डी नोटिफाइड ट्राइब हैं, उनके अच्छी क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिल पाए, ठीक है, ये फोकस इसका रहता है। और आप यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे जो फोकस है ना, वो आपका क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चे, प्लस एट द सेम टाइम जो क्लास 10th के बाद के बच्चे हैं, जो अपना कुछ ना कुछ अपना हायर एजुकेशन करेंगे, राइट, उसके लिए यहाँ पे काम किया जाता है। तो इनको स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिलती है। एक होती है प्री मैट्रिक 10th से पहले, यानी कि क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों को। एक होती है आपकी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कि होती है आफ्टर 10th, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे स्कीम है पीएम यशस्वी, ताकि जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको हम यहाँ पे एम्पावर करें एंड एजुकेशन उनका आगे कंटिन्यू होता रहे। जब हम बात करते हैं प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप की ना, तो अगर फैमिली की इनकम 2.5 लाख से नीचे होती है तभी वहां पे वो एलिजिबल होते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है ना, जो बच्चे 9th और 10th हुए गवर्नमेंट स्कूल से अटेंड कर रहे हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ना, वही इस स्कीम को यहाँ पे अकॉर्डिंगली रन करता है। 2021-22 के अंदर यहाँ पर इस स्कीम को इनिशिएटिव किया गया था। उस समय जो डॉक्टर अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप थी ना, उसको यहाँ पे मर्ज कर दिया गया था। अकॉर्डिंगली ये स्कीम क्या करती है, एक एजुकेशनल नीड्स जो होती है ना, सोशली एंड इकोनॉमिकली
डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स की, उनको पूरा करने की यहाँ पे कोशिश करती है। तो आई होप आपको पीएम यशस्वी के बारे में पता लग गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है ई कोलाई या फिर एस्टीरिया कोलाई के बारे में। पहले भी ये मुद्दा न्यूज में आता था, बट थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। अभी रिसेंटली यूएसए के अंदर ना ई कोलाई का इन्फेक्शन अभी रिसेंटली देखने को मिला। अब अगर हम बात करें, ऐसा बताया जा रहा है कि फास्ट फूड जैसे आपका मैकडोनल्ड हो गया, उसकी वजह से कहीं ना कहीं फैल रहा है। इवन मैकडोनल्ड ने ना जो क्वार्टर पाउंडर पैटीज होती हैं, राइट, या सिल्वर्ड या स्लाइवर्ड अनियंस होते हैं, उनको यहाँ पे सर्व करना भी बंद कर दिया बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर आउटब्रेक। अब एक्चुअल में अगर हम बात करें ना, ई कोलाई अपने आप में उतने ज्यादा हार्मफुल होते नहीं है, ठीक है। ज्यादातर जो स्ट्रेन्स होते हैं वो हार्मलेस ही होते हैं, या फिर इवन कुछ तो बेनिफिशियल भी होते हैं। बट कुछ एक ऐसे इनके अलग अलग स्ट्रेन्स हो सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन या फिर इलनेस हमें हो सकती है। ई कोलाई की अगर हम बात करें तो आपको बैक्टीरियम देखने को मिल जाते हैं जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स के इंटेस्टाइन्स के अंदर आपको पाए जाते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी सकते हो। अब ऐसा देखा गया कि जो पिछले कुछ दिनों के अंदर यूएसए के अंदर सैंपल्स देखे गए, तो उनमें काफी ज्यादा मात्रा के अंदर आपको ये ई कोलाई देखने को मिले, जिसकी वजह से बहुत सारे ई कोलाई की वजह से इन्फेक्शन देखने को मिला। जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी इलनेस किसी को हो गई, किसी को न्यूमोनिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया, एंड इवन कुछ केसेस में किडनी की इंजरीज भी यहाँ पे देखने को मिली हैं। अब जो इसका ट्रांसमिशन होता है वो या तो आप गंदा खाना खाओ, गंदा पानी पियो, ठीक है ना, या फिर जो आपका कोई इन्फेक्टेड एनिमल या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसके फीकल मैटर के साथ अगर आप कांटेक्ट में आते हो ना, तो आप तक भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। हालांकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि अपने आप में सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली अपने आप जो ट्रीटमेंट होता है वो आप ठीक हो जाते हो। तो आप नोटिस कर पाओगे कि जो ई कोलाई की मैंने बात करी ना, तो ज्यादातर केस में हार्मलेस होता है या इवन कुछ केस में बेनिफिशियल भी होता है। बस कुछ एक स्ट्रेन्स होते हैं जो कि हार्मफुल हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो शिगा टॉक्सिन है ना, ये STEC, ये जो आपका टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है क्या, शिगा नाम से, ये जो आपका टॉक्सिन है ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन लाइनिंग है उसको यहाँ पे डैमेज कर देता है, जिससे कहीं ना कहीं डायरिया हो गया या ब्लड डायरिया हो गया, ये सब चीजें कॉज होती हैं। तो ये वाले जो स्टेन्स होते हैं ना, ये अपने आप में हार्मफुल हो जाते हैं, बट अदरवाइज ई कोलाई अपने आप में हार्मफुल नहीं होते। बस कुछ स्टेन्स यहाँ पे हार्मफुल हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स जो आज हमें डिस्कस करने थे। देखो, एक ना कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था महाबोधि टेम्पल के बारे में, इसमें थोड़ी सी आप करेक्शन कर लीजिए। दरअसल में जो फाल्गु रिवर है उसी को ही हम निरंजना रिवर कहते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट ना अपने आप में करेक्ट होगी, तो ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। कल गलती से मैंने बोल दिया था कि निरंजना रिवर और फाल्गु रिवर अलग अलग है, बट ऐसा नहीं है, बोथ आर सेम, ठीक है ना। तो ये प्लीज आप अपने एंड पे करेक्शन इसकी कर लीजिएगा, ठीक है। आज दोस्तों मुझे कहीं जाना है, तो आज हम MCQ नहीं डिस्कशन कर पाएंगे, डायरेक्टली हम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने, आप इनमें से बताइएगा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसकी अगर मैं बात करूँ ना, तो पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो है विद रिगार्ड्स टू नेस्ट। नेस्ट के बारे में हमने समझा था, ठीक है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये आपकी जो मोटा मिनिस्ट्री है ना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसके अंतर्गत आती है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बारबटन ग्रीनस्टोन बेल्ट की बात करें तो हमने नोटिस किया था कि ये साउथ अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है। चक्षु फैसिलिटी की बात करें, यहाँ पर जो सिटीजन होते हैं जो भी कुछ फ्रॉड कम्युनिकेशन है उनको रिपोर्ट किया जा सकता है, यस दैट इज करेक्ट। बाकी अगर हम बात करें तनकाना जयमंगली की, तो बिल्कुल ये नई आपकी स्पीशीज जो डिस्कवर हुई हैं, ठीक है, कर्नाटका के अंदर, यही बात आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।